नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है कैंट 12 ऑब्जर्वेशन, कैंट फिलॉसफी, चैप्टर नंबर 35। चैप्टर का नाम है प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी। तो ये तो चैप्टर का नाम हो गया। चूंकि कैंट सर ने जो ऑब्जर्वेशन में और जो रेमेडी टेकिंग में या केस टेकिंग के बाद पेशेंट के क्योर में जो प्रॉब्लम्स या जो उनने ऑब्जर्वेशन किए हैं वो उनने 12 ऑब्जर्वेशन के रूप में बताए हैं। 12 ऑब्जर्वेशन में इसके पहले उनने एक लाइन से क्लियर डिफाइन किया है कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन गलत है तो आगे का केस क्योर नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन आपका सही होना चाहिए, पहली बात। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, इफ द फिजिशियन इज नॉट एन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, हिज ऑब्जर्वेशन विल बी इंडेफिनिट और एंड हिज ऑब्जर्वेशन क्योर इंडेफिनिट। His prescription is indefinite। अगर ऑब्जर्वेशन सही नहीं है तो क्योर सही नहीं होगा। क्योर के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन भी सही नहीं होगा अगर ऑब्जर्वेशन आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स अ पॉइंट। इसके लिए उनने 12 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। तो एक एक करके सारे ऑब्जर्वेशन हम समझेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको किलर ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। क्या है? प्रोलॉन्ग एग्रावेशन ऑफ सिम्टम, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम, फाइनली डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। पहला, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम्स, फाइनली डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। अब इस पे डिस्कस क्या करना है? डिस्कशन में क्या, सुइटेबल मेडिसिन देने के बाद भी यदि फिजिशियन यह ऑब्जर्व करे कि सुइटेबल मेडिसिन देने के बाद फिजिशियन यह ऑब्जर्व करे कि पेशेंट पे कंटिन्यूअस डिसीज इंक्रीज हो रही है, जो डिसीज है वो इंक्रीज हो रही है, तब उसे केस को इनक्यूरेबल केस की श्रेणी में रखना चाहिए, इन क्लास ऑफ इनक्यूरेबल केसेस। सुइटेबल रेमेडी है और डिसीज कंडीशन प्रोग्रेस कर रही है तो उसको इनक्यूरेबल केसेस में रखना चाहिए। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? चूंकि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या कॉजेज हो सकती हैं, तो कॉजेज की बात करेंगे तो जो इसमें दी जाने वाली जो मेडिसिन है वो एंटीसोरिक होना चाहिए, पहली बात। और एंटीसोरिक वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो एंटीसोरिक मेडिसिन है और डीप एक्टिंग है। इसकी वजह से क्या हो, जो उसकी जो क्वांटिटी है वो डीप होती है, जिससे डिस्ट्रक्शन भी वह कर सकती है। चूंकि एंटीसोरिक रेमेडी दे रहे हैं और डीप एक्टिंग, और इसकी जो डीप एक्टिंग क्वांटिटी है ज्यादा समय तक जो दे रहे हैं, उससे क्या हो, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो जो डिसीज क्योर होने की वजह इस पे चली गई इनक्यूरेबिलिटी पे, डिसीज की प्रोग्रेस होने लगी, वो कंडीशन डिपेंड करती है। अब इंटरफेरेंस में क्या देखेंगे, दी जाने वाली जो एंटीसोरिक रेमेडी है वो बहुत ज्यादा डीप हो, तो ये एक इंटरफेरेंस की कंडीशन बन सकती है कि जो डीप एक्टिंग रेमेडी, जो एंटीसोरिक रेमेडी दी है वो ज्यादा डीप हो गई है, बहुत ज्यादा डीप होती है। इससे क्या होगा, जो वाइटल रिएक्शन सही ना होने की वजह से केस इनक्यूरेबल हो जाता है, पोटेंसी ज्यादा हाई हो जाती है। जब सुइटेबल रेमेडी सिलेक्ट कर ली और केस की स्थिति गड़बड़ हो रही है, डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट मतलब कि पेशेंट जा रहा है, किलर ऑब्जर्वेशन भी इसीलिए तो कहते हैं इसको, पेशेंट की डेथ की कंडीशन जब जनरेट हो रही है। क्या है कि ऑर्गेनिक डिसीज जब प्रेजेंट होती है तो ऑर्गेनिक डिसीज प्रेजेंट होगी
तो डीप रेमेडी उस टाइम पे प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। अगर डीप रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन लेके आती है, और याद रखना है कि हाई पोटेंसी नहीं देना है। कौन सी पोटेंसी देना है? लोअर पोटेंसी। प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो अनफेवरेबल हो रही है, और एनालिसिस क्या किया है कि कुछ मेडिसिन को लो पोटेंसी में केस पैलिएबल हो जाता है, पैलिएशन हो जाता है केस में। अगर इस तरीके की स्थिति जनरेट हो रही है तो एंटीडोट देंगे, और लो पोटेंसी में पैलिएटिव मेडिसिन देना पड़ेगी, क्योंकि केस इनक्योरेबल कंडीशन में जा रहा है, केस क्योर में जा ही नहीं रहा है, क्योर कर ही नहीं पा रहा है, तो ये कंडीशन हमें करना है। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात करें सेकंड ऑब्जर्वेशन की, तो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, टू लॉन्ग एग्रावेशन फाइनली स्लाइट इम्प्रूवमेंट। एक तो लॉन्ग एग्रावेशन है, लंबे समय तक एग्रावेशन चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। तो डिस्कशन क्या करेंगे इस पॉइंट में, क्या बताया, जो सिमिलर होम्योपैथिक रेमेडी दी है फिजिशियन ने, उसके बाद जो एम्यूलेशन क्या है, उसका एम्यूलेशन वीक है। तो एम्यूलेशन वीक है तो वीक सिम्टम्स आएंगे, तो वीक सिम्टम आएंगे तो इम्प्रूवमेंट भी हल्का ही सा होगा। चूंकि एग्रावेशन लगातार डिसीज बढ़ रही है ना, उसको कम का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, इसलिए उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन जनरेट हुई, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। ऐसे केस क्यूरेबल तो है, लेकिन जो ऑर्गेनिक चेंजेस है वो उसमें होना चाहिए। क्यूरेबल के साथ ऑर्गेनिक चेंजेस भी होना चाहिए, क्योंकि डिसीज में जो चेंजेस लगे बैठी है वो ऑर्गेनिक चेंजेस दिखाई देना चाहिए हमें कि ये चेंजेस अब हुए हैं, अब ये चेंजेस होंगे, तो इससे डिसीज का क्योर की डायरेक्शन में डिसीज या पर्सन क्योर की डायरेक्शन में जा रहा है। ऑर्गेनिक चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे तो वाइटल फोर्स वीक कंडीशन में है, तो फिर वाइटल ऑर्गन में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनिक चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और वाइटल फोर्स क्या है, वीक है, तो वो कोई अपोजिट रिएक्शन सही से दे ही नहीं पाएगा ना, तो जो उसका रिएक्शन आ रही है वो स्लो आ रही है, इसलिए तो कहा है स्लो इम्प्रूवमेंट, स्लाइट इम्प्रूवमेंट, हल्का सा एम्यूलेशन। प्रोग्नोसिस फेवरेबल है क्योंकि केस क्यूरेबल की ओर जा रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट स्लो है। हमें कोई मेडिसिन नहीं देना है, जो मेडिसिन दी है उसके जब तक सिम्टम स्टेबल ना हो जाए तब तक इसी मेडिसिन को चलने दें। बस क्या करना है, पोटेंसी बढ़ाना है। जो लोअर पोटेंसी दी है उसको किस में करना है, हायर पोटेंसी में। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, क्विक स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट एग्रावेशन एंड रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द केस। क्विक स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट एग्रावेशन एंड रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। सुइटेबल होम्योपैथिक रेमेडी देने के बाद एक्यूट केस में क्या होता है, पहले आवर में सिम्टम एग्रावेट करती हैं। फर्स्ट आवर जो होते हैं, कुछ घंटे होते हैं जिनमें सिम्टम्स का एग्रावेशन होता है, और क्रोनिक की स्टार्टिंग में कुछ दिन लग जाते हैं सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं क्रोनिक केस में। एक्यूट केस में कुछ घंटे होते हैं और क्रोनिक केस में कुछ दिन सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, और केवल इम्प्रूवमेंट, मतलब पेशेंट धीरे धीरे सही होगा। एक टाइप का कहें ये बेस्ट वे है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो दी जाने वाली मेडिसिन है वो करेक्ट है, वाइटल फोर्स की रिएक्शन स्ट्रांग होती है, तो वो बाद में अच्छे चेंजेस लाता है। क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, वाइटल फोर्स की जो पावर है वो स्ट्रांग है, इस वजह से कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके नहीं आता है। ये बात पे हमें ध्यान देना है। अब बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर चेंजेस अगर
आ भी गए अगर, तो वो सुपरफिशियल होते हैं, पहले तो आते नहीं है। अगर मान लो आ गए तो वो सुपरफिशियल होते हैं, उनसे ऑर्गन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड प्रोग्नोसिस होती है। आप एनालिसिस में क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, जो रेमेडी चल रही है उसको चलने देना है, केस क्यूरेबल की ओर जाएगा। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट्स सही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आगे मैं जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।